कार धीरे धीरे सड़कों पर फिसल रही थी। सांझ का वक्त था। हल्की सी ठंडी हवा, आसमान पर नारंगी धूप की परतें और ट्रैफिक की हल्की गुनगुनाहट। अर्जुन और वर्षा पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर सामने शांति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन कार के भीतर अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। वर्षा बार बार अपना फोन उठाकर देख रही थी। कभी स्क्रीन अनलॉक करती, फिर जल्दी से लॉक कर देती, जैसे किसी चोरी पकड़े जाने का डर हो। उसका मन बेचैन था। उसे पंकज तक यह खबर पहुंचानी थी कि वह ऑक्शन में अर्जुन के साथ जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां राजेश उसे देख ले और सारी योजना धरी की धरी रह जाए। लेकिन अर्जुन उसके साथ था, इसलिए पंकज को मैसेज भेजने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अर्जुन ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें तीखी थी, जैसे सीधे दिल तक उतर जाएं। क्या हुआ वर्षा? उसकी आवाज गहरी थी। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्या इस बात का डर है कि अगर तुम मेरे साथ ऑक्शन में जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ हो? वर्षा ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। थोड़ी देर बाद हल्के व्यंग में बोली, अब फर्क क्या पड़ता है सर? ऑफिस के लोग तो पहले से ही यही सोचते हैं कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। अब बाहर के लोग भी मान लेंगे। एक पल के लिए कार के भीतर सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और नफरत चमक उठी। वह तनकर उसकी ओर झुका। उसकी आवाज अब ठंडी थी, मगर जहर से भरी हुई। अपनी घटिया सोच अपने पास रखो वर्षा। हर औरत दुनिया को उसी नजर से नहीं देखती, लेकिन शायद तुम देखती हो, क्योंकि तुम जैसी औरतें ही लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि औरत किसी मर्द के सहारे ही आगे बढ़ती है। वर्षा उसकी बात से सन्न रह गई। उसके होंठ कांपे, मगर वह कुछ कह नहीं सकी। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से कहा, और अगर मैं नहीं आना चाहूँ तो? अर्जुन की नजरों में ठहराव आ गया। तो फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वर्षा का गला सूख गया। वह बाहर खिड़की से झांकने लगी। शहर की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, पर उसके मन में डर और उलझन की लहरें बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी आज की ये शाम सिर्फ एक ऑक्शन नाइट नहीं, बल्कि उसके मिशन और उसके रहस्य दोनों की कसौटी बनने वाली थी। कुछ ही मिनटों में वे लोग ऑक्शन हॉल पहुंच चुके थे। कार रुकते ही वर्षा ने जल्दी से अपना मास्क पहन लिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कुछ सवाल थे। कुछ कहना चाहता था, पर तभी कुछ लोग अर्जुन के पास आ गए। वेलकम सर, कहते हुए वे उसे अंदर की ओर ले गए। अर्जुन सबसे हाथ मिलाने और बातें करने में व्यस्त हो गया। वर्षा का मन बेचैन था। उसकी नजरें बार बार पूरे हॉल में घूम रही थी। कोई चेहरा, कोई इशारा, कोई तलाश रही थी। वह तभी उसकी नजर पंकज पर पड़ी। वह ऑक्शन स्टाफ के कपड़ों में था। वर्षा के दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। उसने इधर उधर देखा। अर्जुन किसी बिजनेसमैन से बातचीत में व्यस्त था। वह धीरे धीरे पंकज की ओर बढ़ी। पंकज ने उसे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा। अगर किसी ने देख लिया तो? और अर्जुन? वर्षा ने जल्दी से जवाब दिया। पता नहीं, अचानक अर्जुन ने कहा कि ऑक्शन पर जाना है। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। पंकज ने गहरी सांस ली। अब क्या करें? हमारी पूरी प्लानिंग का बैंड बजने वाली है। जिसका हमें इंतजार था वो तो आया ही नहीं। वर्षा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या वो नहीं आया? फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, यहाँ जरूर कोई ऐसा होगा जो हमारे काम आ सके। प्लान वही रहेगा, बस इंसान बदलना होगा। पंकज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम जरा भी राजेश के सामने मत आना, समझी? फिर वहां से चला गया। जैसे ही वह मुड़ी, उसके पीछे से अर्जुन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रही थी? वर्षा चौंक गई। एक पल को जैसे सब थमसा गया। फिर उसने जल्दी से बात संभाली। वो मैं बस रेस्ट रूम का रास्ता पूछ रही थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। चलो अब अंदर चलते हैं, ऑक्शन शुरू होने वाला है। वर्षा ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन के साथ जाकर एक टेबल पर बैठ गई। पर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कहीं अर्जुन ने कुछ महसूस तो नहीं किया? अब वर्षा ने खुद को संभाला और अपनी प्लानिंग पर ध्यान दिया। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूम रही थी। कुछ ही टेबल्स आगे राजेश एक खास मेज पर बैठा था। उसके आसपास उसके दो आदमी भी मौजूद थे। थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू हुआ। हॉल में हल्की हल्की रोशनी और बीच में एक बड़ी लकड़ी की मंच जैसी जगह थी। वहां खड़ा व्यक्ति एक एक आइटम उठाकर दिखा रहा था, और हर बार उसकी आवाज गूंजती, स्टार्टिंग बिट इज 50,000, हुज नेक्स्ट। भीड़ में हर तरफ से आवाजें उठती। किसी के हाथ में प्ले कार्ड, किसी के पास टेबलेट स्क्रीन। हर बार बोली लगने पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर नई रकम चमकती।
कमरा शोर और उत्साह से भर गया था। शुरुआत में कुछ एंटीक मूर्तियां और पुरानी पेंटिंग्स की बोली लगी। लोग जोश में पैसे बढ़ा रहे थे और फिर आगे आया वह पल जिसका सबको इंतजार था। आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प चीज एक रियल हिस्टोरिकल बॉक्स, जिसे कहा जाता था कि यह 19वीं सदी की एक रहस्यमयी राजघराने से जुड़ा है। उसके ऊपर सुनहरी नक्काशी थी और बीच में एक नीले पत्थर का निशान जड़ा था। कहा जाता था कि उस बॉक्स में कभी एक प्राचीन दस्तावेज और कीमती जड़ाऊ मोहर रखी जाती थी। सालों तक ये वस्तु गायब रही थी और अब किसी तरह नीलामी में पहुंची थी, इसलिए उसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही थी। राजेश ने ध्यान से देखा। वह चीज जिसके लिए वो आया था, उसने बोली लगाना शुरू किया। 2 करोड़, 2 करोड़ 50, 3 करोड़। दूसरे अमीर खरीदार भी मुकाबले में थे। राजेश की आंखों में एक ठंडी दृढ़ता थी। वो ये चीज किसी भी हालत में चाहता था। उधर एक कोने में पंकज खड़ा था। उसने हल्का सा इशारा किया। वर्षा ने सिर हिलाया। उनकी योजना चालू हो चुकी थी। पंकज ने ऑक्शन शुरू होने से पहले ही एक आदमी को तैयार कर रखा था। वह शख्स एक छोटे व्यापारी जैसा दिखता था और असल में उसके दिमाग में पहले से पंकज की बातें गूंज रही थीं। पंकज ने बाहर उसे बहला फुसलाकर कहा था, यह चीज जितनी रेयर है उतनी ही कीमती भी है। अगर तुम थोड़ी बोली लगा दो तो बाद में मैं वायर तय करवा दूंगा। कमीशन तुम्हें मिलेगा। बस थोड़ी एक्टिंग करनी है। वो आदमी अब वही कर रहा था। हर बोली पर हाथ उठाकर रकम बढ़ाता जा रहा था। 3 करोड़ 50, 4 करोड़। राजेश झुंझला गया। कौन है ये? उसने अपने आदमी से पूछा। पर जवाब से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक अर्जुन ने बोली लगाई। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। 5 करोड़। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। सभी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। पंकज और वर्षा भी सन्न रह गए। कौन सोच सकता था कि अर्जुन इतनी बड़ी बोली लगा देगा। ऑक्सनियर ने हथौड़ा बजाया। सोल्ड टू मिस्टर अर्जुन। तालियां बजीं, लेकिन वर्षा के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। अब सब कुछ बदल गया है। ऑक्शन खत्म हुआ और सभागार में हलचल कम होने लगी। सब लोग अर्जुन के पास जा रहे थे, बधाई दे रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ चुपचाप देख रहे थे और वहीं राजेश भी धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। वर्षा ने देखा कि राजेश अर्जुन की तरफ आ रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी से सोचती है, 1 मिनट, रेस्ट रूम जाऊं और फिर वापस आती हूँ। वह भीड़ में से अलग होकर बाहर निकल गई। राजेश अर्जुन के पास पहुंचा। उसने हैरानी और सम्मान से मिश्रित लहजे में पूछा, सच में आपको इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट है? अर्जुन ने गंभीरता से देखा और कहा, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं इसे खरीदता ही क्यों? राजेश मुस्कुराया, लेकिन अंदर थोड़ी घबराहट थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैंने सोची नहीं थी। वैसे भी कांग्रेचुलेशंस, और हाँ, सावधान रहें, सबकी नज़र आप पर है। दोनों ने हाथ मिलाया और राजेश वहां से जाने लगा। वर्षा उस कॉरिडोर में खड़ी थी, अभी भी कंफ्यूज थी। अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? उसने इसे खरीदने की क्या जरूरत थी? राजेश जो चीज चाहता था उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। अगर राजेश ने अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तभी उसने देखा कि राजेश उसी कॉरिडोर से गुजर रहा है। वर्षा ने तुरंत अपने आप को पीछे किया और दूसरा तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और कुछ सेकंड में उसने अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया। वर्षा के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने अर्जुन खड़ा था। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में डर था, लेकिन फिर जैसे ही उसने अर्जुन का चेहरा देखा, उसके होठों से राहत की सांस निकली। अर्जुन ने गंभीर नजरों से उसे देखा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? किससे डर रही हो? वर्षा ने नजरें झुका ली। आवाज धीमी थी। कुछ नहीं। अर्जुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधा बाहर निकला और गाड़ी की ओर बढ़ा। वर्षा चुपचाप उसके पीछे चली गई। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा खोला, अर्जुन और वर्षा दोनों कार में बैठ गए। रात का सन्नाटा सड़क पर फैला हुआ था। शहर की लाइटें पीछे छूट रही थी और हवा में किसी अनहोनी की गंध थी। कार के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। वर्षा बाहर देख रही थी, पर उसका मन वहीं अटका था। अर्जुन ने वो चीज खरीदी क्यों? वह सोच ही रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार के ठीक आगे दो मोटर बाइक्स आकर रुकी। काले कपड़ों में कुछ नकाबपोश लोग उतरे, हाथों में हथियार।
आंखों में सर्दी और इरादे खतरनाक। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, टायरों की आवाज हवा में गूंजी। बरसा चीख पड़ी, अर्जुन! अर्जुन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी कोट की जेब से एक छोटा सा हैंडगन निकाला, चेहरा शांत लेकिन शरीर पूरी तरह तैयार। स्टे इनसाइड, उसने तेज लहजे में कहा। ड्राइवर जो अब तक चुप था अचानक वायरलेस निकालकर बोला, अल्फा 3 टू बेस, वी आर अंडर अटैक। अगले ही पल गोलियों की गूंज हवा में भर गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। वर्षा ने देखा एक हमलावर सीधे उनकी कार की तरफ बढ़ रहा था। उसकी नज़र पीछे रखे हिस्टोरिकल बॉक्स पर थी। वह झपटा लेकिन अर्जुन उससे पहले पहुंच गया। उसने एक तेज घूंसा मारा और फिर ड्राइवर ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया। धुआं फैल गया चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने जल्दी से वो बॉक्स उठाया और वर्षा का हाथ पकड़ लिया। कार छोड़ो अब, प्लान बी। वह दोनों बगल के रास्ते से दौड़ पड़े। पीछे गोलियों की आवाजें, सायरन की गूंज और हवा में बारूद की गंध। कुछ ही मिनटों में काले रंग की एसयूवी उनके पास आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर निकले। उन्होंने दोनों को घेर लिया और तुरंत सुरक्षा घेरे में लिया। अर्जुन ने बॉक्स उनके हवाले नहीं किया, बस बोला, फॉलो मी। एसयूवी सीधे उनके बगले की ओर बढ़ी। वर्षा का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर अर्जुन अब भी खामोश था, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा हो। घर पहुंचते ही अर्जुन ने ऑफिसर्स को धन्यवाद कहा और अंदर चला गया। वर्षा उसके पीछे धीरे धीरे कदम रखती हुई चली। दरवाजा बंद हुआ, पर दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। घर के अंदर चारों ओर सन्नाटा था। स्टडी रूम की दीवारों पर लगी किताबें और पुरानी फाइलें जैसे उस रात की खामोशी को और भारी बना रही थी। अर्जुन ने कोई बात नहीं की। वह सीधा अपने टेबल तक गया और उस रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स को लेकर स्पेशल सेफ्टी लॉकर में रख दिया। लॉकर पर इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लॉक और डुअल कोड सिस्टम था। वह धीमी आवाज में बोला, अब ये सबसे सुरक्षित जगह पर है। वर्षा दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में सवाल थे, चेहरा उलझन से भरा हुआ। अर्जुन ने यह बॉक्स आखिर खरीदा क्यों? क्या सच में उसे इस एंटीक में इंटरेस्ट है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? उसके दिमाग में राजेश का चेहरा घूम गया। राजेश तो ऐसा इंसान नहीं जो हार मान जाए। वह उस चीज के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी जो हमला हुआ, क्या उसने करवाया? वर्षा के कदम कांप रहे थे। वह सोचने लगी, अगर अर्जुन और राजेश का बिजनेस टाई अप है, तो फिर राजेश उसके खिलाफ क्यों जाएगा? अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, अब तुम आराम करो वर्षा, जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। उसकी आवाज शांत थी, पर आंखों में कुछ छिपा हुआ था। वर्षा ने सिर हिलाया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के सन्नाटे में वह बालकनी की ओर बढ़ी। हवा ठंडी थी, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से अपने ब्लूटूथ ईयरपीस को कान में लगाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, पंकज, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से पंकज की आवाज आई, वर्षा, ये सब हो क्या रहा है? अर्जुन अब तुम्हारे खेल के बीच में आ रहा है। उसने वो बॉक्स क्यों खरीदा? वर्षा की आवाज थकी और धीमी थी, मुझे खुद नहीं पता पंकज, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि राजेश कुछ करेगा। अगर उसने अर्जुन को नुकसान पहुंचाया तो? पंकज ने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या फर्क पड़ता है वर्षा? हमारा मकसद राजेश, रमन और राजवीर है, बस। अर्जुन बीच में आया है तो ये उसकी किस्मत है। वर्षा की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने सख्त लहजे में कहा, पंकज, जुबान संभालो। हम किसी की जान नहीं लेना चाहते। हमारा टारगेट सिर्फ वो तीनों है, अर्जुन नहीं। फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर पंकज की आवाज आई, मुझे पता है वो तीनों ही हैं, लेकिन सोचो वर्षा, अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो क्या तुम इतनी चिंता करती? वर्षा की सांसें थम गईं। वह खामोश रही। चांदनी उसके चेहरे पर बिखर रही थी। पंकज की आवाज फिर आई, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां धीरे से ईयरपीस तक गईं और उसने उसे उतार दिया। बस एक आंसू उसकी आंखों से बह निकला, गाल पर गिरा और हवा में खो गया। वह आंसू ही उसका जवाब था, एक खामोश इजहार जो किसी ने सुना नहीं, पर जिसने सब कुछ कह दिया। दूसरी ओर राजेश गुस्से से चिल्ला उठा, मुझे वह चीज चाहिए। अगर दुनिया में कोई चीज कीमती है तो वो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं। वह पागलों की तरह ताने मारे, आंखें लाल सी और सांसें तेज थीं। उसके पास खड़ा उसका बॉडीगार्ड नवीन
बिल्कुल शांत रहा। नवीन ने ठंडी और भरोसेमंद आवाज में कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, वो चीज आपका होगा, मैं इसे आपके लिए जरूर ले आऊंगा। डोंट वरी। यह सुनते ही राजेश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। वह धीरे से नवीन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है नवीन, तुम मेरे वफादार हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इसे मेरे लिए जरूर हासिल कर दोगे। नवीन ने सिर झुकाकर गंभीर आंखों से राजेश को देखा। उसकी आवाज में निश्चय था। सर आप निश्चिंत रहें, मैं अपने पूरे जज्बे से काम करूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सातिर मुस्कान थी। जैसे ही अर्जुन ने उस रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स को 5 करोड़ में खरीदा, पूरा शहर, मीडिया और बिजनेस सर्कल में उसी का नाम गूंज उठा। हर जगह बस एक ही खबर थी, कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ अर्जुन श्रीवास्तव ने 5 करोड़ की दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तु खरीदी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बिजनेस अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी और सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे थे, इतनी बड़ी रकम, आखिर इस चीज में ऐसा क्या खास है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, देखो कितना दूरदर्शी कदम उठाया है अर्जुन ने, ऐसी चीजें कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। तो वहीं कुछ लोग तंज कस रहे थे, ये तो बस दिखावे का खेल है, इतना पैसा किसी बेकार सी चीज पर कौन लगाता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्जुन को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो जानता था कि वह सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि एक संदेश था। कपूर इंडस्ट्रीज अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि विरासत और पहचान का प्रतीक बन रही है। उसी शाम कपूर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संजय कपूर ने अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाई। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जब अर्जुन को यह जिम्मेदारी दी थी, तब जानता था कि वो कंपनी के नाम को और ऊंचाई पर ले जाएगा। आज उसने साबित कर दिया। मीटिंग रूम में तालियां गूंज उठी। हर कोई अर्जुन के फैसले से प्रभावित था, क्योंकि इस कदम ने न सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचा, बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज का नाम अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बोर्ड पर भी चमक उठा था। और दूसरी ओर वर्षा खामोशी से यह सब देख रही थी, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता था कि अर्जुन ने यह सब एक बिजनेस मूव के लिए किया या फिर कुछ और था। जहां एक और कपूर इंडस्ट्रीज में हर कोई अर्जुन की जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी जीत के पीछे एक खतरनाक साजिश पनप रही थी। राजेश के कहने पर नवीन अब पूरी तैयारी में था उस रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स को हासिल करने की। वह कोई आम बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल था, जिसे सिस्टम हैकिंग, सिक्योरिटी बाईपास और गुप्त रास्तों का हर तरीका आता था। वह जानता था कि बॉक्स अर्जुन के स्टडी रूम के उस लॉकर्स में रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लॉक और डुअल कोर सिस्टम लगा है। लेकिन नवीन के पास कई सिस्टम को तोड़ने का हुनर था और उसने पहले ही अर्जुन के घर की सिक्योरिटी नेटवर्क को ट्रेस कर लिया था। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। बंगले की लाइटें बंद थीं। बस बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाल लाइट धीमे धीमे चमक रही थी। धीरे से दीवार के किनारे से होकर नवीन ने बगीचे की ओर से एंट्री ली। काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने, वह एक साए की तरह घर के अंदर घुस गया। उसने मोबाइल से अर्जुन के सिक्योरिटी पैनल को हैक किया, लॉक का बायोमेट्रिक एक्सेस बाईपास किया और कुछ ही सेकंड में लॉकर का दरवाजा खुल गया। बॉक्स चमक रहा था, उसकी धातु पर पड़ती हल्की रोशनी मानो रहस्य का इशारा दे रही थी। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, अब ये मेरे बॉस के पास जाएगा। लेकिन तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट आई। वर्षा, वह रात में पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज सुनकर स्टडी रूम तक पहुंच गई। दरवाजे के पास से झांक कर देखा, कोई काले कपड़ों में आदमी बॉक्स लेकर भागने ही वाला था। वह डर गई, पर हिम्मत जुटाकर चिल्लाई, रुको। नवीन पलटा। उसने बिना को सोचे झपट कर वर्षा का मुंह दबाया। वह छटपटाई, उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की और उसने उसे बांधने की कोशिश की। वर्षा ने पूरी ताकत से हाथ झटक कर एक फूलदान फेंका, जो जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज कर गया। अगले ही पल ऊपर से अर्जुन की आवाज आई, कौन है वहां? वह सीढ़ियां उतरता हुआ स्टडी रूम की ओर दौड़ा। दरवाजे पर आते ही उसने दृश्य देखा। वर्षा संघर्ष कर रही थी और नकाबपोश आदमी बॉक्स लेकर भागने की कोशिश में था। अर्जुन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। मुंह से धक्के, टूटती चीजों की आवाज और कमरे में फैला डर।
वर्षा ने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी नवीन ने बंदूक निकाल ली। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि वर्षा चीख पड़ी। नहीं, वह दौड़कर अर्जुन के सामने आ गई, लेकिन अर्जुन ने एक झटके में उसे पीछे खींच लिया। धाय! गोली की आवाज गूंज उठी। अर्जुन का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा। वर्षा की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। नवीन मौके का फायदा उठाकर भाग गया। दरवाजा खुला, हवा का तेज झोंका आया और फर्श पर खून की बूंदें धीरे धीरे फैलने लगीं। वर्षा घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन की सांसें भारी थी, उसकी आंखें वर्षा की ओर टिकी थीं। कुछ कहना चाहता था, पर सब अटक गए। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर कहीं दूर सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में अर्जुन को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया। इमरजेंसी में डॉक्टर्स और नर्सेस ने तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहां की बेड़ियों पर मशीनों की हल्की हल्की बीप और लोगों की तेजी से चलने की आवाजें थीं। सब कुछ बेकाबू, पर फिर भी संगठित। वर्षा और किरण अस्पताल की वेटिंग रूम में बाहर बैठे थे। वर्षा टूटी हुई सी आंखों में डर और खामोशी लिए बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। किरण, जो अर्जुन का पर्सनल असिस्टेंट था, उसने बार बार उसे समझाने की कोशिश की। वह शांत और समझदारी से बार बार कहता रहा, मैम, कृपया शांत रहें। मैं नहीं जानता कि आप दोनों का पास्ट क्या है, लेकिन यह बात सच है कि आप उनके बहुत नज़दीक है, चाहे आप उनकी वाइफ हो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। अर्जुन सर इतने कमज़ोर इंसान नहीं है। डॉक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, वह ठीक हो जाएंगे। वर्षा की आंखों से आंसू टपक पड़े, उसकी आवाज़ हिल रही थी। किरण, मैं नहीं जानती कि मैं उनकी पत्नी हूँ या नहीं, पर एक बात पक्की है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। वह बहुत अच्छा इंसान है। मैंने पहले भी उसके साथ गलत किया, और अब वह और बोल नहीं पाई। शब्द भीड़ में दब गए और वो रो पड़ी। किरण ने हाथ पकड़कर उसे सहलाया। मैम, आप रोइए, पर अपनी ताकत बनाए रखिए। डॉक्टर सब देख रहे हैं। तभी इमरजेंसी के दरवाजे खुले और एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आवाज में निश्चय था। वह धीरे से बोला, अर्जुन स्टेबल है, अभी वे क्रिटिकल फेज से बाहर हैं। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे। कुछ ही देर बाद आप उन्हें देख सकती हैं, पर कृपया ध्यान रहे, अभी उनकी हालत नाजुक है, बहुत सारा आराम चाहिए। वर्षा के चेहरे पर पहले जो डर और बेचैनी थी, वह थोड़ा हल्का हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकी। वह खड़ी हो उठी, जैसे बहादुरी से अपने दिल को थाम रही हो। किरण ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और वर्षा से बोला, चलिए, अब सब कुछ ठीक होगा। वर्षा ने धीमी सी आवाज में कहा, बस जल्दी ठीक हो जाए। दोनों चुपचाप कॉरिडोर में बैठे, सालों की गलतियों, पछतावे और अब एक नाजुक उम्मीद के साथ। सन्नाटा गहरा था, पर उस सन्नाटे में केवल एक ही ध्वनि थी, वर्षा की धड़कनें, जो तेज तेज चल रही थीं। दूसरी ओर राजेश अपने आलीशान बंगले के अंदर बने गुप्त कमरे में था। कमरे की दीवारें मोटे स्लाइडिंग मेटल दरवाजों से ढकी थीं, और अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी छोटे प्राइवेट म्यूजियम में प्रवेश किया हो। चारों ओर महंगी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं, कुछ असली, कुछ नीलामी से चोरी हुई। सोने चांदी के दुर्लभ मूर्तियां, पुराने सिक्के और प्राचीन वस्तुएं शीशे के बॉक्स में सजी थीं। कमरे के बीचों बीच एक गोल कांच का टेबल था, और उस पर राजेश ने वो हिस्टोरिकल बॉक्स बड़ी सावधानी से रख दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक पागलपन भरी चमक, जैसे उसे दुनिया की हर कीमती चीज पर हक चाहिए हो। अब यह भी मेरा हो गया, वह बुदबुदाया। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो मुझसे छिन सके। पीछे खड़ा नवीन हल्के झुकाव के साथ बोला, सर, इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। वह किसी ने मुझे देख लिया था, और अर्जुन भी अचानक वहां आ गया। मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। राजेश तुरंत पलटा, उसके चेहरे की खुशी झटके में गुस्से में बदल गई। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है नवीन? वो आदमी कोई मामूली नहीं, मीडिया और सोसाइटी दोनों में उसकी पहचान है। चोरी करना एक बात है, लेकिन उस पर हमला करना ये बहुत बड़ा मामला है। नवीन ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, सर, आप चिंता मत कीजिए, उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो बॉक्स तो अब आपके पास है, और अगर उन्हें शक भी हुआ तो ढूंढते ढूंढते सालों लग जाएंगे। फिर भी अगर कभी पकड़ा भी गया, आपका नाम बाहर कभी नहीं आएगा। राजेश धीरे धीरे शांत हुआ। वह नवीन के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नवीन, तुम मेरे लिए काम करते हो,
मेरे लिए जीते हो और मैं जानता हूँ तुम मेरा नाम कभी नहीं लोगे। दोनों के चेहरों पर एक सातिर मुस्कान फैल गई, जिसमें लालच, रहस्य और आने वाले तूफान की झलक साफ थी। खबरें फैलते ही पूरा मीडिया हलचल में आ गया। टेक्नीशियन, रिपोर्टर और चैनलों के एंकर एक ही सवाल बार बार कर रहे थे, कैसे कोई इतना बड़ा हमला कर सकता है और चोरी कर ले सकता है। रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि आज रात कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ अर्जुन श्रीवास्तव पर हमला हुआ और वही रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स चुरा लिया गया। हाल में लगे सीसीटीवी सिस्टम का रिकॉर्ड अचानक फेल हो जाना, यह बात और भी संदिग्ध थी। लोग पूछ रहे थे, क्या सिस्टम हैक हुआ? क्या सुरक्षा में कहीं सेंध लगाई गई? आखिर कोई आम चोर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर इतने बड़े औद्योगिक घराने के घर में भी कैमरा फेल हो जाए तो आम जनता की सुरक्षा पर कैसे भरोसा किया जाए। इंस्पेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई पक्का सुराग नहीं मिला। हम असफल नहीं हुए, जांच जारी है। पर मीडिया और सोशल मीडिया पर शक की बौछारें तेज थी। कुछ लोग सिस्टम और पुलिस की नाकामी पर उंगली उठा रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह किसी बड़ी साजिश की कड़ी है। कई जगह यह भी बताया जा रहा था कि चोरी करने वाला कोई साधारण चोर नहीं था। जो भी आया उसने पहले से कुछ योजना बनाई थी, सुरक्षा सिस्टम को समझा और उस कमजोर जगह का फायदा उठाया। लोगों के दिमाग में ये सवाल उठे, किसने सिस्टम में सेंध लगाई? कौन इतना चालाक है कि उसने इतने सख्त लॉक और बायोमेट्रिक बाईपास कर दिए? वहीं दूसरी ओर अस्पताल का माहौल बिल्कुल अलग था। इमरजेंसी रूम के बाद अर्जुन को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि अभी स्थिति नियंत्रित है, पर उन्हें कुछ समय के लिए निगरानी में रखना होगा। वर्षा बिल्कुल बेकाबू सी बैठी थी। वह हॉल के कोने में अकेली झुकी हुई कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में थकान, चेहरे पर डर और हाथों में एक बेजान कॉफी का कप। हर बार कोई नर्स दरवाजा खोलकर आती तो उसका दिल धक से धड़क जाता। किरण पास आकर धीरे से बैठा और कोशिश की उसे सांत्वना देने की। मैडम, डॉक्टरों ने कहा कि वह अब स्टेबल है, कुछ समय बाद आप उन्हें वार्ड में मिल सकती हैं। पर वर्षा के मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसकी आंखों में वही डर था जो रात भर जगा रहा था। बाहर की दुनिया में चर्चा थी सिस्टम की कमजोरी, पुलिस की अक्षमता और उस चोर की चालाकी। पर वर्षा के लिए सब कुछ अब एक ही सवाल पर खत्म हो रहा था, अर्जुन ठीक है या नहीं। वह बस इंतजार कर रही थी होश में आने का, एक बार उसकी आंखें खुलने और उसे सुकून देने का। हर निगाह, हर सांस, हर क्षण उसी एक उम्मीद से भरी थी। अगले दिन शाम को कमरे में हल्की सी दवा की खुशबू फैली थी। मशीनों की धीमी बीप बीप आवाज माहौल को और भी शांत बना रही थी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। थोड़ी देर बाद नजरों का फोकस साफ हुआ और सामने वर्षा दिखाई दी। वह उसकी कुर्सी के पास बैठी थी, सिर उसके बेड के पास टिकाए। थकान और बेचैनी में ही शायद नींद लग गई थी। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कुछ पल बस उसे देखा, उसकी खुली बिखरी लटें, आंखों के नीचे की थकान और चेहरा जो पूरी रात जागने की गवाही दे रहा था। कुछ सेकंड बाद वर्षा हिली, शायद उसकी हलचल से जागी। उसने जैसे ही देखा कि अर्जुन की आंखें खुली हैं, उसकी सांस अटक सी गई। अर्जुन, तुम्हें होश आ गया? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में खुशी और डर दोनों थे। वह जल्दी से उठी। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम हिलो मत। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था वह पूरी रात उसके लिए जागती रही थी। कुछ ही पल में डॉक्टर और नर्स अंदर आए। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट चेक की, पल्स और घाव की जांच की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की बात नहीं है, मिस्टर अर्जुन अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही वर्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह शांति दिखी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द भी था और अपनापन भी। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन कमरे में वही खामोशी सब कुछ कह रही थी। अर्जुन को होश में और सही सलामत देखकर वर्षा की आंखों में राहत उतर आई थी। वह मुस्कुराई, शायद कई दिनों बाद पहली बार। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण अंदर आया, हाथ में फूड ट्रे थी। मैम, सर के लिए खाना लाया हूँ, उन्हें खिला दीजिए। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे पहले थोड़ा फ्रेश होना है। वर्षा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मन में कहा, फ्रेश? इससे गोली लगी है, इस हाल में नहाना चाहता है? अर्जुन की नजरों में वही गंभीरता थी
वही आदेश देने वाली ठंडक। आई नीड ए बात मतलब स्पंज बात। वर्षा की आंखें फैल गईं। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखने लगी। किरण ने उसका चेहरा देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेरा ख्याल है मैं बाहर चलता हूँ। और वह बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ वर्षा और अर्जुन थे। अर्जुन की निगाहें उससे हट नहीं रही थी। वह कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ कह रही थी, ये तुम्हारा फर्ज है और तुम मना नहीं कर सकती। वर्षा ने गहरी सांस ली, बालों को बांधा और चुपचाप उठकर बाथरूम गई। वह एक बाउल में पानी भर लाई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, पर अर्जुन की निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। कमरे की हवा में अजीब सी खामोशी थी, बस मशीनों की आवाजें और दिल की धड़कनों की गूंज थी। वर्षा ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसका चेहरा, गर्दन और हथेलियां पोंछी। अर्जुन शांत था, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। हर छुअन में पुराने रिश्ते की यादें तैर रही थीं। जब सब खत्म हुआ, उसने ट्रे उठाई और बोली, अब कुछ खा लो, दवा लेनी है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। वर्षा ने उसे चिम्मच से खाना खिलाना शुरू किया। उसकी हर हरकत में झिझक थी, पर परवाह भी थी। अर्जुन उसे बस देखता रहा। चेहरे पर वही शक्ति, पर आंखों में एक गहराई थी जो छिप नहीं पा रही थी। अचानक अर्जुन को खांसी आई। वर्षा घबरा गई। अरे धीरे, पानी लो। वह जल्दी से गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। वर्षा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी पकड़ मजबूत थी, आंखें गहरी और गंभीर। अगर तुम उस दिन चली आती तो हमारी शादी यूं अधूरी न रहती, तो शायद आज ये हालात इतने शर्मनाक ना होते। वर्षा की सांसें थम गईं। उसने धीरे से सिर उठाया। अर्जुन की आंखों में तंज था और दर्द भी। वह बोली, अर्जुन, जिंदगी कभी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। अगर सब कुछ हमारी मर्जी से होता तो शायद हम कभी भगवान को याद ही नहीं करते। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कितनी आसान है ना अपनी गलती को भगवान की मर्जी कह देना। उसका हाथ अब भी वर्षा के हाथ पर कसता जा रहा था। वर्षा को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। वह बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी आवाज के उसी वक्त वार्ड बॉय अंदर आया। सर, आपको स्पंज बाथ देना है। अर्जुन ने वर्षा की तरफ देखा, हल्की लेकिन शरारती मुस्कान दी। लगता है तुम्हारा काम आसान हो गया है। वैसे ये मुझसे बहुत प्यार करती है, पहले ही नहला दिया। शायद भूल गए कि यह हॉस्पिटल है। वार्ड बॉय कुछ समझा नहीं, हल्के से मुस्कुराया और बोला, और कोई मदद कर सकता हूँ सर? अर्जुन ने सिर हिलाया। चलो, मुझे बाथरूम जाना है। वह धीरे से उठा, वार्ड बॉय के सहारे बाथरूम की ओर चला गया। कमरा फिर शांत हो गया। वर्षा ने गहरी सांस ली और धीरे से बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और गालों पर बहे आंसुओं को पोंछा। वह बस सोच रही थी कि क्यों हर बार जब वह अर्जुन के पास होती है तो दिल के सारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किरण कमरे में आया। मैम, आप जरा कुछ खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, उसने विनम्रता से कहा। वर्षा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और ताने भरे अंदाज में बोला, भूख क्यों नहीं है? क्या तुम इंसान नहीं हो? इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये दिखाने की भी नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र है। वर्षा ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में कई बातें छिपी थी। किरण ने बात को हल्का करने की कोशिश की। इट्स ओके मैम, मैं आपके लिए खाना यहीं रख देता हूँ। वो बाहर गया और थोड़ी देर में एक ट्रे लेकर आया। उसने टेबल पर खाना रखा और फिर अर्जुन की ओर मुड़कर बोला, सर, राजवीर सर और राजेश सर आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, भेज दो। यह सुनकर वर्षा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कॉरिडोर में राजेश और राजवीर उसी वार्ड की तरफ आ रहे हैं। वो घबरा गई और बिना सोचे समझे वापस अंदर आई और सीधे बाथरूम में छिप गई। अर्जुन ने उसकी इस हड़बड़ाहट को नोटिस किया। उसे समझ में नहीं आया कि वर्षा इतनी घबराई क्यों है। वो सोच ही रहा था कि तभी राजेश और राजवीर कमरे में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। राजेश ने कहा, कैसे हो अर्जुन? हमें बहुत चिंता हो रही है। राजवीर ने भी कहा, थैंक गॉड, अब तुम ठीक हो। अब बस आराम करो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। राजवीर मुस्कुराया। अरे, हम सब एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, मिलना तो बनता है। इधर बाथरूम में वर्षा का हाल बुरा था।
जैसे उसने राजवीर की आवाज़ सुनी, उसके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना शांत होने की कोशिश करती, उतना ही उसके हाथ पैर कांपने लगते। अचानक उसके हाथ से कुछ गिर गया। एक छोटी सी बोतल जैसी चीज जमीन पर गिरते ही ठक की आवाज आई। बाहर सबकी नजर बाथरूम की ओर चली गई। राजेश और राजवीर ने अर्जुन की ओर देखा। राजेश ने पूछा, वो अंदर कौन है? अर्जुन ने बिना झिझके कहा, मेरी वाइफ है। दोनों चौंक गए। राजवीर बोला, वाइफ? तुम शादीशुदा हो? ये कब हुआ? किसी को कुछ पता भी नहीं चला? अर्जुन ने शांति से कहा, फिलहाल हम इसे सबके सामने नहीं लाना चाहते। वो भी कंफर्टेबल नहीं है। कुछ दिनों में हम खुद ही ऐलान करेंगे। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी होगी आपसे और आपकी वाइफ से मिलने में। हम इंतजार करेंगे। वो बात वहीं खत्म कर दी गई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और किरण अंदर आए। पुलिस अधिकारी ने अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, आपको जो भी हुआ वो बहुत गंभीर है। आपसे कुछ सवाल करने होंगे। क्या आपने उन हमलावरों को देखा था? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसकी चाल और अंदाज याद है। वह एक ही था और वो काले कपड़ों में था। राजेश ने बाद में अपनी राय जोड़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये वही ब्लैक मैन का काम है जो पिछले कुछ सालों से शहर में इस तरह की चोरी करता आ रहा है। अब उसने तो हद ही कर दी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से कहा, संभव है, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। तभी अर्जुन बोला, सर, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने वो बॉक्स ऑक्शन में खरीदा था, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि ये कीमती चीज किसी की नजर में है। इसलिए मैंने उस बॉक्स में एक जीपीएस ट्रैकर लगवाया था। सब हैरान रह गए। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे सेक्रेटरी के पास उस ट्रैकर का लिंक है। जैसे ही आप उसे कोऑर्डिनेट देंगे, पुलिस आसानी से उस जगह पहुंच जाएगी जहां वो बॉक्स है। पुलिस अधिकारी का चेहरा खिल उठा। बहुत बढ़िया किया आपने मिस्टर अर्जुन, इसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। मैं तुरंत अपने टेक्निकल टीम को आदेश देता हूँ। इधर राजेश हड़बड़ा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। अगर पुलिस जीपीएस के जरिए उस जगह तक पहुंच गई तो सारी चोरी का राज खुल जाएगा। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाई। वहां पुलिस थी, अर्जुन था, किसी को शक न हो इसलिए वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा मिस्टर अर्जुन, आप अब ठीक हैं? तो हम चलते हैं। जल्दी मिलते हैं। बाहर निकलते ही राजेश ने जेब से मोबाइल निकाला और घबराते हुए नवीन को कॉल करने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। नवीन, हमें तुरंत बात करनी होगी। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर राजवीर ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर फिर से बाथरूम की ओर गई, जहां दरवाजा अब भी बंद था। वो पल भर ठहर गया, अर्जुन की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन, वर्षा और किरण बचे थे। अर्जुन की नजर उस बंद बाथरूम पर थी। आखिर वर्षा इतनी घबराई हुई क्यों थी? उसके मन में सवालों की एक नई लहर उठी। और बाहर राजेश की दौड़ती कार में नवीन का फोन अब भी बज रहा था, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही पुलिस को जीपीएस ट्रैकर का लिंक मिला, उनकी टीम सक्रिय हो गई। टेक्नीशियनों ने कोड क्रैक किया, कोऑर्डिनेट निकाले और तुरंत फोर्स को सूचित कर दिया। पूरे ऑपरेशन की सुनियोजित छापेमारी हुई, एकदम चुपचाप रात के समय, ताकि कोई आशंका पाए तो भाग न सके। पुलिस की स्पेशल टीम, फॉरेंसिक यूनिट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब एक साथ उस लोकेशन पर पहुंचे। जब भी वहां पहुंचे तो सामने वही जगह थी जहां राजेश अपनी कीमती चीजें छुपा कर रखता था। एक पुराना गोदाम जैसा स्थान। पर अंदर कदम रखते ही वहां का नजारा सभी के होश उड़ा दे। दरवाजे खोलते ही एक अलग ही दुनिया दिखी। दीवारों पर लगी हुई अनगिनत पेंटिंग्स, सेब पर सजे सोने चांदी और प्राचीन मूर्तियां, शीशे के केस में रखे जड़े हुए रतन, पुराने सिक्के और लिफाफों में रखे दस्तावेज। बीच में वही रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स भी रखा हुआ था और उसके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा सकती थी। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के चेहरे चौड़े हो गए। सबकी इसी के शब्द निकल रहे थे, माय गॉड, कितनी चीजें हैं, ये सब कहाँ से आया होगा? कमांडर ने मोबाइल पर तुरंत रेडियो में कहा, यहाँ पर बहुत सारा एविडेंस मिला है, इसे तुरंत कस्टडी में लें और फोटो और रिकॉर्डिंग कराएं। और हाँ, मिस्टर राजेश को तुरंत इसी लोकेशन पर लाकर हिरासत में लिया जाए। सूचना पाते ही पुलिस की टीम तेजी से रवाना हुई।
वहां से एक ही बार में राजेश को रोका गया। वह राजवीर की मदद लेने के लिए बाहर निकल रहा था। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा, पुलिस की टीम ने उसकी कार को घेर लिया। फरार होने का कोई सवाल ही नहीं था। पहले से तैयार टीम ने सारे रास्ते सील कर दिए थे। राजेश को सहमे हुए चेहरे के साथ पकड़ा गया। उसे अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। अभी कुछ ही घंटे पहले तक वह शहर के उन सबसे प्रभावशाली और प्रशंसित उद्योगपतियों में से एक माना जाता था, और अब उसके खिलाफ इतनी भारी मात्रा में चोरी और छुपी हुई संपत्ति का मामला सामने आ गया था। पुलिस ने राजेश को हिरासत में लेते हुए कहा, आपको कुछ सवालों का सामना करना होगा मिस्टर राजेश। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांप रहे थे। इसी तरह की उम्मीद थी कि यह सब कोई गलती होगी, पर वास्तविकता सख्त थी। समाचार तुरंत फैल गया। मीडिया ने फोन होल्ड कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन दौड़ पड़ी। शहर के बड़े उद्योगपति राजेश पर भारी चोरी का खुलासा। सीक्रेट रूम से मिली अनगिनत कीमती वस्तुएं। सोशल मीडिया तेजी से करुणा, आश्चर्य और तल्ख टिप्पणियों से भर गया। लोग हैरान थे, कैसे एक प्रतिष्ठित शख्स ने ऐसा कर दिखाया। कपूर इंडस्ट्रीज, कारोबार जगत और समाज के उच्च वर्ग में खलबली मच गई। व्यस्त कारपोरेट रूमों में लोग चाय के कप हाथ में लेकर इस खबर पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कहते, अगर सच है तो शर्मनाक है। तो कुछ ने तुरंत सवाल उठाए, क्या सिस्टम फेल हुआ? सिक्योरिटी कैसे लीक हुई? वहीं अस्पताल की ओर खबर पहुंची कि राजेश को हिरासत में ले लिया गया है। वर्षा ने जब ये बात सुनी तो उसके अंदर जश्न और उलझन दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। एक तरह से खुशी हुई कि राजेश अब पकड़ा गया। वह जो अपना और दूसरों का जीवन बर्बाद कर रहा था, अब उसके सामने कानून की पकड़ आ गई थी। पर दूसरी तरफ उसके मन में कई सवाल थे। ये कैसे संभव हुआ? ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? वर्षा के अंदर एक अजीब सी मिश्रित भावना थी, राहत के साथ भय, खुशी और साथ उलझन। उसने देखा कि शहर के लोग बातों में व्यस्त थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि अब सच सामने आ गया, पर वर्षा को यकीन नहीं था कि उसने किन रास्तों से सब कुछ संभाला। अस्पताल के कमरे में अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। किरण बार बार बाहर जाकर हालचाल पूछता रहता था। हर बार जब कोई नर्स या अधिकारी बाहर से आकर कहता कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, वर्षा का दिल कहीं और धड़क उठता। राजेश की गिरफ्तारी का संदेश फैलते ही कई लोग अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगे। कुछ ने कहा कि आखिर सत्ता और अमीरी किसी को ऊपर नहीं उठाती, कानून बराबरी से चलता है। वहीं कुछ लोग ये मानने लगे कि शायद राजेश का असली चेहरा अब सबको दिखाई दे गया। वैसे तो लोगों की खुशियां और मीडिया के हल्ले गुल्ले के बीच वर्षा बैठी हुई थी, और उसके चेहरे पर अब भी उलझन थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल उठ रहे थे, कैसे हुआ? किसने सब कुछ इतनी तेजी से ठिकाने लगवा दिया? उसने देखा कि पुलिस ने जिन जिन चीजों को कब्जे में लिया है, उनमें वही रेयर हिस्टोरिकल बॉक्स भी था, जो अब एविडेंस के तौर पर पैक होकर रखा गया था। वर्षा ने खुद को रोका। वह जानती थी कि अब आगे सच धीरे धीरे खुलेगा। यह सब सोचते उसका दिल मुश्किल से धड़क रहा था। शहर भर में लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग राजेश के समर्थन में थे, कुछ लोग उससे घृणा कर रहे थे। पर एक बात साफ थी, जो भी हुआ, अब उस घटना ने कई परतों में जली हुई सच्चाइयों को उगाड़ दिया था। कमरे के अंदर सन्नाटा था। आधुनिक इन्वेस्टिगेशन रूम, दीवारें हल्के ग्रे कलर की, ऊपर से सफेद ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी फैल रही थी। कमरे में बस एक स्टील की टेबल, दो कुर्सियां, कोने में रखा एक छोटा वाटर बोतल स्टैंड, और ऊपर की दीवार पर लगा कैमरा जो हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। टेबल के ऊपर एक छोटा माइक रखा था जो हर शब्द को मॉनिटर रूम तक पहुंचा रहा था। राजेश सामने बैठा था, झुके हुए कंधे, आंखों में बेचैनी, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें। सामने बैठे दो पुलिस अधिकारी फाइल खोले लगातार उससे सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। पहला अधिकारी तेज आवाज में, मिस्टर राजेश, आप साफ साफ बताइए, ये सब चोरी की चीजें आपके प्राइवेट स्टोर रूम में कैसे मिली? बिना आपकी जानकारी के इतनी बड़ी चोरी संभव है क्या? राजेश घबराई आवाज में, नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बॉडीगार्ड नवीन का काम होगा। उसने ही सब संभाला था। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था। दूसरा अधिकारी संदेह भरी नजर से, तो फिर मिस्टर राजेश, आप कह रहे हैं कि आपका बॉडीगार्ड करोड़ों की चोरी की चीजें आपकी प्रॉपर्टी में छुपा कर रखे और आपको पता ही ना चले? राजेश चुप हो गया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी।
पहला अधिकारी धीरे लेकिन सख्त लहजे में, देखिए मिस्टर राजेश, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। सारे सबूत आपकी लोकेशन से मिले हैं, सारे दस्तावेज आपके नाम पर है और वो सीक्रेट रूम आपकी प्रॉपर्टी पर है, तो ये सब आपसे जुड़ता है। राजेश के माथे पर पसीना चमकने लगा। वह झटके से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मेरा नहीं है। नवीन वह असली जिम्मेदार है, उसे ढूंढो, मुझसे सवाल मत करो। दूसरा अधिकारी थोड़ी तीखी आवाज में, वह तो गायब है मिस्टर राजेश, पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, पर वह हाथ नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि अगर आपके लिए काम करता था तो गायब क्यों हुआ? राजेश झुंझला गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और ऊंची आवाज में बोला, वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। तुम लोग मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कोई आम आदमी नहीं। मेरे नाम पर एक कीचड़ मत उछालो। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, हर हरकत, हर शब्द। कमरे के बाहर मॉनिटर रूम में दो अन्य अधिकारी स्क्रीन पर उसकी हर प्रतिक्रिया देख रहे थे। कैसे उसकी पलकों में झिझक थी, कब वह आंखें चुरा रहा था, कब सांस तेज हो रही थी। राजेश अब पुलिस कस्टडी में था। दूसरी तरफ राजवीर उसकी जमानत करवाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। वह लगातार फोन पर वकीलों से बात कर रहा था, कागजात तैयार करवाने में लगा था। नवीन गायब था, इसलिए सारा इल्जाम उसी पर डाला जा सकता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि जितने भी सबूत पुलिस को मिले थे वो राजेश की जगह से मिले थे और वह जगह राजेश के नाम पर थी। राजवीर के साथ बैठा वकील रमाकांत बोला, मामला मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी राजेश को बता दो कि कोई भी बयान मत देना, उसकी हर बात उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। राजवीर ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर राजेश से मुलाकात की। उसने धीमी आवाज में कहा, राजेश, अभी कुछ भी मत बोलना, बस चुप रहो, तुम्हारे हर शब्द तेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। वकील सब संभाल लेगा। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। लाख कोशिशों के बाद भी राजेश को बेल नहीं मिली। सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। पुलिस को अब इस बात की तह तक जाना था कि वे एंटीक पीसेस, पुरानी कीमती वस्तुएं आखिर राजेश के पास आई कैसे और उसने उन्हें किन किन लोगों को किन किन देशों में बेचा है। लेकिन राजेश ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह हर बार वही दोहराता, यह सब मेरे बॉडीगार्ड नवीन का काम है, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस उसे कई बार पूछताछ कक्ष में ले जाती, घंटों सवाल करती, पर वह चुप ही रहता। उसकी खामोशी अब एक रहस्य बन चुकी थी। इधर वर्षा को मालूम हुआ कि नवीन को पंकज ने छिपा रखा है। दरअसल पंकज जानता था कि अगर नवीन पुलिस के हाथ लग गया या फिर राजवीर के हाथ लग गया तो सारा इल्जाम नवीन पर जाएगा और राजेश बाहर छूट जाएगा। इसलिए पंकज ने नवीन को शहर के बाहर एक गुप्त जगह छिपा दिया था, जहाँ किसी का पहुंचना आसान नहीं था। इन सब उलझनों के बीच एक महीना गुजर गया। राजेश अभी पुलिस कस्टडी में था। राजवीर अपने बिजनेस को बचाने में लगा था। कुछ दिनों बाद जेल की जंग। खनकती दीवारों के बीच एक छोटा सा मीटिंग रूम बनाया गया था। वहां कुछ पल के लिए राजवीर को राजेश और रमन से मिलवाया गया। निगरानी कैमरे की लाल बत्ती को छोड़कर माहौल कसैला और गंभीर था। राजवीर ने दरवाजे के पास से कदम रखते हुए कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। राजेश और रमन ने थर्राकर पर उम्मीद के अंधेरे और ताजा होने पर भी हल्की सी ठहाके भर दिए। राजेश ने कटुता भरे स्वर में कहा, राजवीर, जब रमन को पकड़ा गया था तब तुमने यही कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। अब हमारे बाद तेरी बारी भी आ सकती है। राजवीर के चेहरे पर एक पल के लिए खिन्नता झलक गई। वह जानता था कि बात सच थी और उसके पास भी अब कुछ सीमाएं थीं। उसने जवाब में नजरें झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय दीजिए। रमन ने गंभीर स्वर में टोकते हुए कहा, तुम नहीं समझते, ये वही लोग कर रहे हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अंदर है तो अगली बारी तुम्हारी होगी। फिर रमन ने कुछ शांत होकर कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं हर उस चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन पर हमने रोजाना इतना कुछ कर गुजारा, पर चेहरे इतनी भीड़ में खो गए हैं कि जो भी ये सब कर रहा है वह बड़ी सूझबूझ से काम कर रहा है। उसने हमारी कमजोरियों को बहुत अच्छे से निशाना बनाया है। राजवीर की आंखों में आग जल उठी। वह टकराने को तैयार था। तुम क्या सोचते हो कि मैं आसानी से फंस जाऊंगा? मुझे मत आंकना। राजेश ने उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आवाज में पुरानी रंजिश और साझेदारी की तीव्र याद थी। याद है ना, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, हम यहीं मिले थे,
और यहीं से हमारी परिस्थिति शुरू हुई। हमारा उदय भी यहीं से हुआ था और शायद अंत भी यहीं होगा। राजवीर ने एक तरह की दृढ़ता भरी हंसी के साथ कहा, हाँ मुझे याद है, हमने अपनी कहानी खुद लिखी थी, पर मैं इसे यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। बाहर निकलते हुए राजवीर की चाल में जल्दी थी, पर चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस संयमित जोश। शहर की शाम का ट्रैफिक अपने पूरे जोश में था। हॉर्न की आवाजें, सड़क किनारे के पोस्टर और हवा में उड़ती धूल, सब कुछ मिलकर जैसे राजवीर के भीतर चल रहे तूफान को और बढ़ा रहे थे। राजवीर अपनी कार में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही तनाव था जो किसी ऐसे आदमी के चेहरे पर दिखता है जो जीतने के बाद भी हार जाने के डर से जी रहा हो। वह जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही उसके दिमाग में राजेश और रमन की बातें घूम रही थी। अगर हम दोनों अंदर आ गए हैं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। ये लाइन जैसे उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसका मन कह रहा था, नहीं ये मुमकिन नहीं है, मैं इतना सावधान रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। पर दिल धीरे धीरे डर से भीग रहा था और उसकी गाड़ी एक रेड सिग्नल पर रुकी। वह अनमने ढंग से सामने देखने लगा। सड़क के उस पार एक बड़ा बिलबोर्ड चमक रहा था, कपूर इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग द फ्यूचर। कपूर इंडस्ट्रीज, उसने बुदबुदाया। उसकी नज़र उस नाम पर टिक गई, जैसे उसे अचानक कोई सुराग मिल गया हो। उसी पल उसके दिमाग में जैसे एक ज्वालामुखी फट गया। कपूर इंडस्ट्रीज से ही सब शुरू हुआ था। रमन के केस में भी वही नाम जुड़ा था और अब राजेश का केस भी अप्रत्यक्ष रूप से वहीं से निकल रहा था। वह फौरन सोच में पड़ गया, क्या ये सब कपूर इंडस्ट्रीज के पीछे का खेल है, या फिर उसने स्टीयरिंग पकड़ा लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला गया था। अचानक उसे याद आया, रमन के केस के वक्त कपूर इंडस्ट्रीज की बेटी का नाम भी आया था और अब राजेश के केस में भी वही लिंक। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई एक इंसान है जो इन सब के पीछे है? वह धीरे धीरे अपने मन में जोड़ने लगा, रमन की गिरफ्तारी, फिर राजेश, और अब शायद अगला मैं। पर हर बार किसी न किसी तरह कपूर इंडस्ट्रीज का नाम जुड़ रहा है। फिर उसका ध्यान एक और बात पर गया, अर्जुन। हाँ, वही नाम जो अब बार बार उभर रहा था। राजेश की गिरफ्तारी भी तो अर्जुन के लगाए जीपीएस ट्रैकर से हुई थी। राजवीर के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। क्या ये सब अर्जुन कर रहा है? लेकिन क्यों? हमारा उससे कोई पुराना रिश्ता नहीं, ना कोई झगड़ा। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे सब सोचकर सिर फटने लगा हो। वह खुद से ही बुदबुदाने लगा, नहीं ये सहयोग नहीं है। जब से हमने उस बिजनेस टाई अप में कदम रखा है तब से एक एक करके हम सब पर भार हो रहा है। कोई है जो हम सबको खत्म करना चाहता है, बहुत प्लानिंग के साथ। उसका दिमाग अब हर उस पल को दोहराने लगा जब रमन, राजेश और वह तीनों ने एक साथ अपनी भागीदारी की थी। अब लगता था वो दिन ही सबकी बर्बादी की शुरुआत था। सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ी, पर राजवीर का मन वहीं अटका था। अब वह सोच चुका था कि मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर सच में अर्जुन इसके पीछे है तो मुझे पहले चाल चलनी होगी, वरना देर हो जाएगी। उसने तुरंत अपने ब्लूटूथ से फोन लगाया। मुझे कल सुबह तक कपूर इंडस्ट्रीज के पुराने डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल चाहिए। और हाँ, अर्जुन की बैकग्राउंड भी निकालो, वो कौन है, कहाँ से आया, सब। फोन करते ही राजवीर ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नया खेल खेलने का इरादा था। सुबह का समय, हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। चारों तरफ बस हरियाली और ठंडी हवा। वर्षा की नींद अचानक कुछ आवाजों से टूटी। भौं भौं, वह चौंक कर उठी। ये क्या? धीरे से खिड़की की तरफ गई और देखा तो तीनों डॉग्स लॉन में उछल कूद कर रहे थे। वह बाहर आई, हल्की हवा उसके बालों को चेहरे पर उड़ा रही थी। तभी उसने देखा अर्जुन घास पर झुका हुआ था और तीनों डॉग्स को बिस्कुट खिला रहा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये सब यहाँ कैसे? तुम तो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ नहीं रखना। सुबह सुबह तुम्हें नींद नहीं आती इनकी आवाज से? अर्जुन ने बिना पलटे जवाब दिया, हाँ नींद नहीं आती थी, पर अब सोचा तुम्हें दिक्कत ना हो, इसलिए इन्हें यहीं रख देता हूँ। और अब से इनका सारा ख्याल तुम रखोगी, ठीक है? वह मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम्हारी नई ड्यूटी शुरू? वर्षा हैरान होकर बड़बड़ाई, काश गोली सिर पर लग जाती, सब कुछ भूल जाता। अर्जुन ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे चिंता मत करो, अर्जुन को गोली सिर पर नहीं दिल पर लगी थी, इसलिए अब कुछ भी भूलना मुश्किल है। वर्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन मुस्कुराया, उठते हुए बोला, चलो अब जल्दी इन्हें वॉक पर ले जाओ, वरना ये तीनों तुम्हें ही घुमाने निकल पड़ेंगे। फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाना। वर्षा ने उसे जाते हुए देखा
तीनों डॉग्स उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, एक काले रंग का, एक सफेद और एक भूरे रंग का। कुछ मिनट बाद वर्षा थकी हुई हॉल में आकर सोफे पर धम से बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे और चेहरे पर साफ झलक रहा था कि आज मैंने इन्हें नहीं, इन्होंने मुझे बाग करवाया है। वह थकी हुई बोली, इन तीनों शैतानों से बचना नामुमकिन है। तभी पीछे से अर्जुन की भारी सदी हुई आवाज आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम खुद आ जाना और लेट मत होना। उसने सिर उठाकर देखा। अर्जुन फॉर्मल सूट में, बाल पीछे सजे हुए, ऑफिस जाने के लिए एकदम रेडी था। वर्षा ने बस थके स्वर में सिर हिलाया, हाँ आ जाऊंगी। अर्जुन बिना कुछ बोले निकल गया। वर्षा उठी, झटपट तैयार हुई, नहाई, बाल बांधे और जैसे तैसे मिरर के सामने बोली, 8:50, बस यही बाकी था अब। ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं था। वह सीधा बाहर भागी। कई कैब्स निकल गई पर कोई रुकी नहीं। आखिर एक ऑटो मिला और वह उसमें बैठ गई। ऑफिस पहुंची तो 9:30 बज चुके थे। ऑफिस के गेट के पास पहुंचकर उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, पता नहीं आज कौन सी नई टॉर्चर की बारी है। पर जैसे ही अंदर गई, अर्जुन पहले से ही तैयार था और जल्दी में था। उसने बिना कुछ कहे बस इतना बोला, चलो मेरे साथ, साइड पर जाना है। वर्षा हैरान रह गई, ना डांट ना पनिशमेंट। क्या बात है, आज तो ग्रह कुछ ठीक है। कुछ ही मिनटों में उनकी कार एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर रुकी। मशीनों की आवाज, मजदूरों की हलचल और चारों ओर धूल धुआं। अर्जुन सीधा साइट इंजीनियर से बात करने लगा, ब्लू प्रिंट कहाँ है? यह नींव का एंगल गलत कैसे हुआ? वर्षा थोड़ी दूर खड़ी थी। भूख से उसका पेट कराने लगा। उसने देखा सामने एक छोटी दुकान है। उसने सोचा थोड़ा पानी पी लिया जाए। वह दुकान की तरफ गई, बोतल ली और घूंट घूंट पीने लगी। तभी उसकी नजर सड़क पर आई। एक काली कार धीरे धीरे साइड की ओर आ रही थी। नंबर प्लेट देखते ही उसके होंठ खुल गए। राजवीर। उसने तुरंत पीठ घुमा ली। हे भगवान, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? वह जल्दी से वापस साइड की तरफ मुड़ गई ताकि राजवीर उसे देख न पाए। राजवीर की कार रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। वह उतरा सदे हुए कदमों के साथ, पर आंखों में कुछ अलग सा था, शक, गुस्सा और एक अजीब मुस्कान। अर्जुन ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। राजवीर, यहाँ कैसे? राजवीर ने थोड़ा तंज भरे लहजे में कहा, क्यों, अपने ही प्रोजेक्ट साइट पर आना अब गलत है क्या? सुना है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया, बस एक छोटी सी गलती थी, मैं खुद हैंडल कर रहा था। राजवीर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में तेज धार थी। छोटी गलती? अर्जुन, ये वही बात है जो हर बार कोई बड़ी मुसीबत बनने से पहले कही जाती है। कभी कभी छोटी बातों से ही बड़े खेल की शुरुआत होती है। तुम तो समझदार हो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। राजवीर, मैं हर बात को उतना ही बड़ा बनाता हूँ जितनी उसकी औकात होती है। राजवीर थोड़ा पास आया। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें एक इशारा छिपा था। अच्छा है, बस वैसे ही हैंडल करना जैसे तुम बाकी चीजें हैंडल करते हो। कभी कभी कुछ गलत लोग भी गलत जगह पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें निकालना आसान नहीं होता। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, अगर कोई गलत जगह पहुंच गया है तो शायद उसकी चाल कमजोर थी। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। हवा में तनाव महसूस हो रहा था, जैसे दोनों के बीच अदृश्य युद्ध चल रहा हो। वर्षा थोड़ी दूर से ये सब देख रही थी। राजवीर ने जेब से चश्मा निकाला, पहना और कहा, कभी जो लोग दूसरों के लिए साजिश रचते हैं, आज कुछ साजिश में फंस गए। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी किस्मत भी खेल खेलती है और खिलाड़ी पहचान में नहीं आते। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, खिलाड़ी पहचान में ना आए तो खेल और मजेदार हो जाता है। राजवीर ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोला, देखते हैं इस बार खेल कौन जीतता है। अर्जुन ने जवाब में बस एक हल्की मुस्कान दी। उसके मन में कुछ और चल रहा था। राजवीर की कार दूर चली गई। वर्षा दूर से यह सब देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यह बातचीत थी या चेतावनी। बस इतना महसूस हुआ, हवा अचानक भारी सी हो गई थी। धीरे धीरे उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह वापस ब्लूप्रिंट देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसकी आंखों में एक चमक थी, एक रहस्य, एक छिपा हुआ आत्मविश्वास। राजवीर जा चुका था, पर उसकी उपस्थिति की परछाई अभी हवा में बाकी थी। वर्षा ने गहरी सांस ली, पर तभी अर्जुन की तीखी आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम वहां क्या कर रही हो वर्षा? वह हड़बड़ा गई, जैसे किसी अपराध पर पकड़ी गई हो।
जल्दी जल्दी उसके पास आई। वो मैं बस पानी पीने गई थी। अर्जुन ने उसे एकटक देखा। उसकी निगाहें बहुत गहरी थीं, जैसे उसकी आंखों में झांक कर सच पढ़ लेना चाहती हो। फिर उसने शांत लेकिन सीधी आवाज में कहा, राजवीर को देखकर तुम्हें क्या हो जाता है बरसा? हर बार जब वो सामने आता है तुम डर क्यों जाती हो? क्या तुम उसे पहले से जानती हो? वर्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, वो मैं उसके शब्द गले में ही अटक गए। अर्जुन ने थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, बोलो क्या हुआ? तुम्हारा यह डर कुछ ज्यादा नहीं है? हर बार राजवीर को देखकर तुम्हारा चेहरा क्यों बदल जाता है? वर्षा घबरा गई। वह एक कदम पीछे हटी। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। वह फिर पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। बोलो वर्षा, क्या छुपा रही हो मुझसे? वह अचानक एक पत्थर से टकराई। उसका संतुलन बिगड़ा। वह गिरने ही वाली थी कि अर्जुन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षा की सांसें थम गईं। उनके बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर ही रह गई थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब बताओ क्या छिपा रही हो मुझसे? वर्षा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों में डर, झिझक और कोई गहरा राज साफ झलक रहा था। अर्जुन की पकड़ और कसी। फिर धीरे से उसने उसका हाथ छोड़ दिया। वर्षा नीचे गिर पड़ी। आह! उसकी कराह से लगा जैसे दर्द सिर्फ हाथ में नहीं, दिल तक उतर गया हो। उसकी हथेली से हल्का सा खून निकल आया, पर अर्जुन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह बस शांत चेहरा लिए बिना कुछ कहे कार की तरफ बढ़ा। वर्षा वही जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, पर होंठ बंद। कार का दरवाजा बंद हुआ। इंजन की आवाज गूंजी और अर्जुन उसे वहां छोड़कर चला गया। वर्षा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल का सैलाब था। वह बोली, तुम तो सब पढ़ लेते हो ना अर्जुन, तो यह दर्द क्यों नहीं पढ़ पाए? हवा में बस वही भाग के गूंजा और साइड की मशीनों के शोर के बीच वर्षा का अकेलापन और गहरा हो गया। वर्षा और पंकज उस शाम अपने पुराने सीक्रेट अड्डे पर बैठे थे। वही जगह जहाँ वे हर बड़ी बात करते थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में बेचैनी। पंकज ने देखा वर्षा के हाथ पर गहरा जख्म था। वह चौंक गया। वर्षा, ये क्या हुआ? ये घाव कैसे लगा तुम्हें? वर्षा ने झुंझलाकर अपना हाथ झटक दिया। अब ये जरूरी नहीं है पंकज। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। राजवीर ने अर्जुन को चेतावनी दी है। उसे लगता है कि यह सब अर्जुन कर रहा है। पंकज कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, होने दो शक, इससे हमारा ही फायदा होगा। वो समझेगा कि सब अर्जुन कर रहा है और असली खेल तो उसके पीछे खेले जा रहे हैं। रमन और राजेश की तरह यह राजवीर भी जल्दी ही अंदर जाएगा। वर्षा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा तन गया। अचानक वो गुस्से में बोल उठी, अगर इससे पहले राजवीर ने अर्जुन को कुछ किया तो? पंकज ने बीच में टोका। हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या फर्क पड़ता है वर्षा? शतरंज में जीतने के लिए कभी कभी अपने प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है। वो सोचता है कि उसने किसी को मारकर चाल जीत ली, पर असल में उसी चाल में वो खुद मात खा जाता है। वर्षा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। राजवीर को सजा नहीं मिली तो भी परवाह नहीं, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। पंकज के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा झलकने लगा। तुम उसे लेकर इतनी फिक्र क्यों करती हो वर्षा? उसने तीखे लहजे में कहा। वो आदमी जो तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था, और अब जब मिला है तो सिर्फ तुम्हें दर्द दे रहा है। तुम्हारा दर्द वो समझ भी नहीं पाया, फिर भी तुम उसी के लिए बेचैन हो। वर्षा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, हाँ, शायद वो मेरा दर्द नहीं समझता, और मैं चाहती भी नहीं कि वो समझे। पंकज हक्का बक्का रह गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, यह सब क्या है वर्षा? तुम्हें उसकी परवाह भी है, फिक्र भी है, लेकिन फिर कहती हो कि तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हारा दर्द समझे। तुम खुद क्या चाहती हो आखिर? वर्षा की आंखें भर आईं। उसने दीवार की तरफ देखा, जैसे जवाब वहीं लिखा हो। धीरे से बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अर्जुन शांत रहे, वो चैन से जिए, उसे और तकलीफ ना हो, और वो सच्चाई जो 5 सालों से मैं छिपा रही हूँ वो उसके सामने कभी ना आए। पंकज ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर कभी वो सच सामने आ गया तो वर्षा, तब क्या होगा? वर्षा की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो दर्द उसे मिले जिसकी आदत मुझे अब लग चुकी है। वो उठी अपनी चुप्पी के साथ और कमरे से बाहर चली गई। पंकज पीछे खड़ा रह गया।
वर्षा के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझे तो अब दर्द की भी आदत हो गई है। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया, जैसे हर दीवार पर छिपे हुए सच का गवाह हो। रात का समय था। वर्षा बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर गिर रही थी। उसके पास ही अर्जुन सो रहा था, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे दुनिया की सारी थकान उसी नींद में खो गई हो। वर्षा उसे देखती रही। कितना बदल गया था वो। कभी जो हंसी से कमरा भर देता था, आज उतना ही खामोश था। उसके मन में पुरानी यादें धीरे धीरे उमड़ने लगी। फ्लैशबैक। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। चारों तरफ पेड़, झरने की आवाज, उड़ती तितलियां और हरे भरे मैदान। वर्षा और अर्जुन घास पर लेटे थे। उनके सिर पास थे, पैरों की दिशा उल्टी, और आंखें आसमान पर टिकी थीं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जानती हो वर्षा, कभी कभी लगता है कि अगर जिंदगी यहीं पर रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। ना कोई डर, ना कोई दूरी, बस तू और मैं। वर्षा मुस्कुराई। जिंदगी कभी नहीं रुकती अर्जुन, लेकिन अगर कभी मुझे तू नहीं मिला तो शायद मेरे लिए सब रुक जाएगा। अर्जुन ने करवट लेकर उसकी तरफ देखा। ऐसी बातें मत किया कर, तू जानती है ना, मैं तुझे खोने से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता। वर्षा ने हल्के से उसकी उंगलियां पकड़ी। तो वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी। वादा करता हूँ, जब तक सांसें हैं तू मेरी कहानी का हिस्सा रहेगी। वर्षा की आंखें चमक उठी। वो शरमाई सी बोली, और अगर कभी तू वादा तोड़ दे तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो उस दिन तू मुझे ढूंढ लेना, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शायद हवा बनकर, या तेरे आसपास की खुशबू बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोनों हंस पड़े। हवा में फूलों की खुशबू घुली थी। तितलियां उनके आसपास उड़ रही थीं। वो पल इतना सच्चा था कि वक्त भी ठहर गया था। प्रेजेंट। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी अर्जुन, हर गलती के लिए सॉरी, उस वादे को तोड़ने के लिए सॉरी। लेकिन आज फिर एक वादा करती हूँ, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, और उसमें एक अडिग दृढ़ता थी। उसने अर्जुन का चेहरा देखा, हाथ बढ़ाकर उसके बालों को हल्के से छुआ, फिर चुपचाप करवट बदल ली। पर नींद अब भी बहुत दूर थी। बाहर हवा की सरसराहट थी, और दिल में बेचैनी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। दूसरी तरफ शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क के किनारे पंकज खड़ा था। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार हो। थोड़ी देर बाद एक काली कार आकर उसके सामने रुकी। हेडलाइट की रोशनी में उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दरवाजा खुला और कार से अर्जुन उतरा। पंकज की निगाहें उसी पर टिकी थीं। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज की रात किसी मोड़ पर कहानी बदलने वाली है। नेक्स्ट पार्ट।